इवान पेवलोव ने अपनी लेबोरेटरी में एक कुत्ते पर इवान पेवलोव जो था, उसकी पीएचडी का जो थीसिस था ना, उसका टॉपिक था रोल ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन इन डाइजेशन। ये उसकी रिसर्च का टॉपिक था। तो इसके लिए उसने वो बुनियादी तौर पे मेजर करना चाहता था कि खाना खाते वक्त जानदार के मुंह से कितनी मिकदार में लुआब जो है ना, या सलाइवा वो निकलता है। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक सिस्टम रखा हुआ था जो उस जानवर के लिए खुराक लेके आता था। असल में होना तो ये चाहिए कि खुराक मुंह में जाए तो मुंह से वो पानी निकले। अब सलाइवा जो है उसका रोल क्या है, ये खुराक को हजम करने में हमारी हेल्प करता है। लो अब इसके लिए उसने एक असिस्टेंट रखा जो उसके लिए खुराक लेके आता था। उसने देखा कि 3 4 5 बार जब वो उसका असिस्टेंट जानवर के लिए खुराक लेके आया, तो एक वक्त पर क्या हुआ कि वो उसके हाथों में खुराक के बरसते ही उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता, या वो असिस्टेंट के कदमों की आवाज सुनते ही उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता। अब देखेंगे होना तो ये चाहिए खुराक मुंह में जाए तो लुआब निकले, लेकिन किसी चीज को देखकर मुंह से पानी का निकल जाना, यहाँ पर आकर इवान पेवलोव जो था उसको अपने तजर्बे की समझ ना आई, और उसने अपने जो पुराना एक टीचर था उससे उसने अपना इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। तो उसने खास अप्रिशिएट ना किया। उसने कहा कि आप फजूल किस्म की रिसर्च में पड़े हुए हैं, आप एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, आप अपने शोबे में जाएं। लेकिन अच्छा, इसके बाद इवान पावलोव ने वो एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया, और उसके बाद ये गौर व फिक्र करता रहा उसी तजर्बे के बाद। Then after 50 years, he again returned back to his prior experiment. वो दोबारा 50 साल के बाद उसी एक्सपेरिमेंट पर वापस आया। अब उसने क्या किया कि खुराक पेश करने से जरा पहले उसका असिस्टेंट एक बेल बजाता था, घंटी। अब क्या हुआ कि 5 6 7 ट्रायल जब तरह गुजरे ना, बेल बजाई, उसके बाद फौरी तौर पे खुराक पेश कर दी, फिर बेल बजी, खुराक आ गई। तो 8 10 ट्रायल जब इस तरह हुए, तो एक वक्त आया कि जानवर जो था ना, बेल की आवाज सुनते ही उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता। तो यहाँ पर जो है ना कंडीशनिंग कायम हुई है। अब कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है कि वो एक स्टिमुलस या एक ऐसी चीज जो पिछली दफा बिल्कुल इससे पहले न्यूट्रल थी, वो आपके अंदर वही रद्द-ए-अमल पैदा कर दे जो एक कुदरती चीज पैदा करती है, तो हम कहते हैं कि कंडीशनिंग कायम हो गई। मिसाल के तौर पर खाना खाने से मुंह से पानी का निकलना ये कुदरती बात है, लेकिन बेल की आवाज सुन के मुंह से पानी का निकलना ये कंडीशनिंग कायम हुई। तो एक चीज जो इससे पिछली दफा न्यूट्रल थी, उसने आपके अंदर वही रद्द अमल पैदा कर दिया जो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस जैसे खुराक ने पैदा किया था। तो हम कहेंगे कि कंडीशनिंग जो है ना वो कायम होगी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसमें 4 टर्में यूज उसने की है। नंबर 1 है यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये क्या है? खुराक। उसके बदले में जो रद्द अमल सामने आता है उसको कहते हैं अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, यूसीआर। यूसीआर क्या है? ये सलाइवा है, यानी खुराक खाने से मुंह से पानी का निकलना, ये कुदरती बात। यूसीएस उसके नतीजे में यूसीआर,
अनकंडीशनड रेस्पॉन्स सामने आता है। दूसरी तीसरी टर्म है कंडीशनड स्टिमुलस। ये क्या है? ये गारंटी है। और उसके बाद कौन सा रद्द अमल सामने आता है? कंडीशनड रेस्पॉन्स, CR। तो ये चार टर्में यूज हुई हैं। UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसके बाद अनकंडीशनड रेस्पॉन्स UCR। तीसरी क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस, ये गारंटी है। और इसके बाद जो रद्द अमल आता है वो क्या है? कंडीशनड रेस्पॉन्स। ये भी लुआब है सलाइवा। अब यहाँ पर आकर जो है ना कंडीशनिंग कायम हो गई। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब थॉर्नडाइक है, इसके बाद ये नाम भी बिहेवियरिज्म में अहम है। थॉर्नडाइक ने बुनियादी तौर पे अमेरिका का जो समुंदर था उसके बीच पर, उसके साहिल पर इसने एक बिल्ली पर तजर्बा किया था, बिल्ली पर। तो इसकी जो नजरिया है उसको कहते हैं लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, EL थॉर्नडाइक, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इसने ये नजरिया पेश किया था। इसने कहा था कि इंसान और जानवर जो है ना वो गलतियां करके और कोशिश करके सीखते हैं। इसने अमेरिकन समुंदर के बीचेस पर बिल्ली पर तजर्बा किया था। क्या था कि बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया था और पिंजरे का एक दरवाजा था और पिंजरे के बाहर एक खुराक का टुकड़ा रखा हुआ था और पिंजरे के अंदर एक बटन लगा हुआ था। ये जब इसने पहली बार बिल्ली को उसमें छोड़ा तो बिल्ली इधर उधर फेंक रही, बाई चांस उसका पंजा बटन पर लग गया जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर निकल कर जो है ना खुराक हासिल कर ली। जब 8-10 ट्रायल हुए तो एक वक्त ऐसा आया कि बिल्ली को जो ही पिंजरे में छोड़ा उसने जाते ही पंजे से बटन प्रेस किया और बाहर आकर खुराक हासिल कर ली। ये तो तो होगा। हाँ, तो ये थार्नडाइक का नजरिया, थार्नडाइक ने कहा था कि ये जो है ना इंसान और जानवर कोशिश करके और गलतियां करके सीखते हैं। तो इसकी कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसको कहा जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, SR। और इसके बाद जो एक प्रिंसिपल इसने डेवलप किया था उसका नाम इसने रखा था थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट, कानून तासुर, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि हमारा वो बिहेवियर जिसका इफेक्ट प्लेजेंट होता है वो हमारे बिहेवियर को के सरदर्द होने के इम्कान को बढ़ा देता है। हमारा ऐसा काम, हमारा ऐसा बिहेवियर जो हमारे लिए अच्छे नताइज पैदा करता है, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे उस तरह का बिहेवियर दोबारा कर देंगे। मिसाल के तौर पर दो इंसानों के दरमियान लड़ाई हो रही है और तीसरे इंसान ने उनके दरमियान सुलह करा दी तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करता है वो इंसान इस तरह के काम और करेगा। तो हमारे वो अमल, हमारे वो काम जो अच्छे नताइज लाते हैं हम उस तरह के काम नेक्स्ट टाइम दोबारा करते हैं। ठीक हो गया जी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर टेक्निकली इसको डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं लर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। जिस तरह के नताइज होते हैं उसी तरह की लर्निंग होती है। अगर नतीजा अच्छा निकलेगा तो हम वो काम कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर नतीजा बुरा निकलेगा तो हम वो काम आस्ता आस्ता खत्म करते करते बिल्कुल छोड़ देंगे। मिसाल इसकी ये है कि फर्ज करें बस स्टॉप पर जो है ना कोई फीमेल खड़ी है तो एक किसी लड़के ने उससे बदतमीजी की है तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। अब नेक्स्ट टाइम क्या करें, नतीजा अच्छा नहीं निकला
अब नेक्स्ट टाइम वो लड़का क्या करेगा कि आपने इस बिहेवियर को काम करते करते बिल्कुल छोड़ देगा। तो हमारा ऐसा बिहेवियर जो किसी अच्छे नतीजा जैसे निकलता हो, हम इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं, दोबारा भी ऐसे काम करते हैं। और ऐसे काम या ऐसा बिहेवियर जिसका नतीजा अनप्लेजेंट हो, हम नेक्स्ट टाइम वो काम कम कर देते हैं और आस्ता-आस्ता खत्म कर देते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है? हमारी वो हरकत, मूवमेंट जो हमें अपने मकसद के करीब ले जाती हैं, हम उनको ज़हन में स्टैम्प इन कर लेते हैं, महफूज़ कर लेते हैं। और वो मूवमेंट, वो काम, वो एक्शन जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उनको हम अपने ज़हन से स्टैम्प आउट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। मिसाल इसकी ये है कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है और टीचर ने उसको चाबियों का एक गुच्छा दिया है जिसमें 20 चाबियाँ हैं। तो टीचर उसे कहता है कि फलाँ कमरा नंबर फलाँ में जो बाहर दरवा गेट पर ताला लगा हुआ है दरवाजे पर, वो खोलें जाके। अब स्टूडेंट हर चाबी को बार-बार जो है ना उसपे लगा के कोशिश करेगा। लेकिन एक चाबी ऐसी होगी जिससे ताला खोल देगा। अब उसकी जो न 19 अटेम्प्ट्स हैं, 19 कोशिशें, वो अनसक्सेसफुल है। एक कोशिश उसकी सक्सेसफुल। तो हमारी वो कोशिशें जो सक्सेसफुल होती हैं, जो हमें अपने मकसद के करीब ले जाती हैं, उन अटेम्प्ट्स को हम अपने ज़हन में महफूज़ कर लेते हैं और बाकी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को अपने ज़हन से वॉश आउट कर लेते हैं। अगर आप गौर फरमाएँ तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, वो डार्विन का एक कानून है, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये उसके पैरेलल है। लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि माहौल जो है वो बज़ाते खुद हमारी कामयाब जो तजर्बात होते हैं, जो कामयाब एक्शन होते हैं, जो कामयाब मूवमेंट होती हैं, माहौल उनको बज़ाते खुद सिलेक्ट कर लेता है। तो इसी तरह हमारे जो सक्सेसफुल थ्रू सेंचुरीज़ यानी सदियों से इंसान के जो कामयाब तजर्बात हुए हैं, वो इसी तरह सिलेक्ट माहौल उसको कर लेता है, वो उसकी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में इंसान को पहली दफ़ा साँप ने काटा होगा और उस इंसान को पता होगा कि ये जानवर जो है ना खतरनाक है। अब वो तजर्बा नस्ल दर नस्ल जो है ना हमें मुंतकिल हो रहा है। अब हमें बगैर उस तजर्बे में गुजरे बगैर हमें पता है कि सांप एक खतरनाक जानवर है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर एक पूल है, एक गड़ा है, जिसमें आपकी 20 अटेम्प्ट्स पड़ी हुई है। उसमें सिर्फ एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है। बाकी 19 को अपने ज़हन से आप अपने ज़हन से स्टैम्प आउट कर देंगे। एक अटेम्प्ट जिससे आपको मकसद हासिल हुआ, वो आप अपने ज़हन में स्टैम्प इन कर लेंगे, महफूज़ कर लेंगे। इसकी एक और मिसाल सुनें। मिसाल के तौर पर आप की कोई एग्ज़ाम निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। आपने 3 बार पेपर दिया और तीसरी टाइम जो है आप सिलेक्ट हो गए हैं। अब तीसरी दफ़ा या यार यार मैं कार्ड कल है मेरी बहन की मेहंदी है। तो क्या कर रहे हो इसमें? हेलो, तो गालियाँ क्यों निकाल रहे हो उसमें? और समझ आ रही है बात कि नहीं? और मुझे बताओ समझ आ रही है कि नहीं?
अच्छा, अब आप ये देखें, जो आपने तीसरी दफा जिस तरीके से आपने पढ़ा था ना, जिसकी वजह से आप सिलेक्ट हो गए, जॉब आपको मिल गई। आप चूंकि इस जो अटेम्प्ट आपने की थी, आप नेक्स्ट टाइम किसी जॉब के लिए अप्लाई जब करेंगे तो उसी मेहनत और जोशो जज्बे से आप स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आप सिलेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बुनियादी तौर पे क्या है? लर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा निकलता है तो आप ऐसे काम को नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा तो आसा आसा आप उसको खत्म कर लेंगे। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है जी। ठीक ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया। ओके, मुझे अटेंडेंस भेज देना। ओके ओके। ये आप एंड कर दो।